हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, साइंस चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। और आज हमारा होगा इंट्रोडक्शन। देखो यार, सब लोगों को मैं पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में आपको क्लियर कर चुका था कि एक फोर्स होते हैं। फोर्स क्या होता है? किसी भी बॉडी को रोकने के लिए, किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए, किसी भी बॉडी का शेप चेंज करने के लिए, किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम एक चीज का इस्तेमाल करते थे, वो था पुल या पुश यानी फोर्स। फिर मैंने आपको बात करी थी कि टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं। टाइप्स में दो प्रकार के हम लोगों ने पढ़े थे, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मैंने आपसे बात करी थी कुछ 4 या 3 फोर्सेस में। सबसे पहला आया था फ्रिक्शनल फोर्स, फिर सेकंड आया था स्प्रिंग फोर्स, तीसरा आया था टेंशन फोर्स, और फिर हम लोगों ने नॉन कॉन्टैक्ट में भी 3 लोगों की बात करी थी, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक। अब हमारा फोर्स थोड़ा और डेप्थ में जाने लग गया है और हमारा पहला कॉन्टैक्ट फोर्स की बात हम करने वाले हैं, यानी फ्रिक्शन एक प्रकार का, मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच इज अ नॉन कॉन्टैक्ट, है ना, विच इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट मेरे प्यारे बच्चों? हाँ में हाँ मत मिलाया करो। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? इट इज अ, मैंने कहा ना, मैं गलत अगर बताऊं तो बिल्कुल ध्यान में, बिल्कुल मुझे पकड़ लिया करो। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, कांस्टेंट है ना सर कॉन्टैक्ट फोर्स। एक मिनट, देखो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स। सबसे पहली चीज, क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले फोर्स एंड प्रेशर पढ़ाया था। फोर्स बहुत प्रकार के थे, 2 प्रकार के, एक कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में भी सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट मतलब which always works when two bodies अरे सर, हाँ, when two bodies are in contact। अब आप बोलोगे सर कैसे? बताते हैं। आपका एक हाथ दूसरा हाथ रगड़ने की कोशिश करो एयर में, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही दोनों हाथ के सरफेसेस को आप टच करोगे, नमस्कार करोगे, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में जब रगड़ोगे तो आपको समझ में ये आएगा, या रगड़ना मतलब मूव करवाना विद इन द कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 हाथ, तो हमको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस होने लग गई है। गर्मी महसूस होने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक प्रकार से, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि कोई भी चीज़ को रोकते हैं, जैसे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे रोका जा रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ गर्मी महसूस होगी। मैं बताऊँगा आपको। जैसे आप लोग अर्थ की सरफेस में कोई अगर एस्ट्रॉइड या मीटियोराइड्स अंदर आते हैं, तो वहाँ पर अर्थ की एयर के साथ जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से वो मीटियोराइड्स आग पकड़ लेते हैं और हमको ऐसा लगता है कि टूटता तारा हमारे अर्थ के अंदर आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी रोकने पर थोड़ी हीट आई, और वो रोक कौन रहा है? इट विल ऑलवेज अपोज द मोशन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट। यानी फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच will opposes the motion between the 2 objects, which will opposes the motion between the 2 objects। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे हमने एक गेंद यानी बॉल को क्या कर दिया? फेंका विद अ पुश। हमने क्या करा? वो रुकी हुई थी, हमने कहा पुश कर दो, फेंक दिया। हमने ऐसे लुढ़का दिया। कुछ समय पश्चात ये बॉल यहाँ पर जाकर क्या हो जाती है? रुक जाती है। कुछ समय पश्चात
ये बॉल रेस्ट पे आती है। जब ये पहले रेस्ट पे थी बच्चों, तो ये बॉल रुकी हुई थी। इसको रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया हमने? फोर्स का, है ना? अरे सॉरी, इसको मूव करवाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? फोर्स का। अब इसको रोकने के लिए भी तो फोर्स लगेगा, लेकिन हम लोगों ने तो देखा ये अपने आप रुक गई। बच्चों अपने अपने माइक ऑन करके मुझे बताओ कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि बॉल जब जा रही थी, जब भेजा जा रहा था तो हमने एक फोर्स लगाया, लेकिन जब बॉल जा रही थी, आगे बढ़ रही थी, तो धीरे 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 जाके अपने आप ही रुक गई। ऐसा कैसे हुआ? फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। सब लोग बोल रहे सर फ्रिक्शन, सर फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन। और कोई? मैं बताता हूं, वेरी गुड। अब ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है बच्चों, इस ग्राउंड के और इस बॉल के सरफेस के बीच में एक, हाँ बिल्कुल समझा सकते हैं, इस ग्राउंड और इस ग्राउंड और इस बॉल के बीच में क्या लग रहा है? एक सरफेस दूसरे सरफेस से टकरा रहा है। अब जब बॉल आगे बढ़ रही है तो ग्राउंड और सरफेस के बीच में जो फोर्स है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और जो रोकने की कोशिश करता है मतलब इट विल ऑलवेज अपोज द मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। यानी वो बोलेगा नहीं भैया तुम नहीं जा सकते, तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते, इसलिए रुक जाओ अपने आप, नहीं तो मैं रोकूंगा। यानी जब जाने की कोशिश करेगा तो कौन रोकेगा? अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। फिर से समझाता हूं, देखो फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। हमने एक फोर्स के बारे में बात करी थी। कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो एक बहुत शानदार बात और बताता हूं। जैसे तुम्हारा हाथ है, तुमने एक ऊपर की तरफ गए और एक नीचे की तरफ लेके आए, फिर एक जब ये वाला ऊपर की तरफ गए तो नीचे की तरफ लेके आए। अब एक काम करो, दोनों सेम डायरेक्शन में काम करो, दोनों सेम डायरेक्शन में काम करो। क्या तुम्हारे हाथों में तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है? जब तुम सेम डायरेक्शन में काम करोगे तो क्या तुम्हारे हाथों में गर्मी महसूस हो रही है? इसका मतलब यह हुआ कि फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज। अब यहां अपोज तो हो ही नहीं रहा है, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? नहीं। लेकिन जैसे ही तुम अगर एक हाथ को भी मूव करवाओगे ना, तुम एक हाथ को मूव करवाओगे तो भी गर्मी महसूस होगी, क्योंकि वो मोशन को अपोज कर रहा होगा। लेकिन अगर तुम एक हाथ को दूसरे हाथ को सेम डायरेक्शन में मूव करवाओगे तो तुम्हें गर्मी महसूस, मतलब वहां फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, या सरफेस के बीच में मोशन को अपोज करना। जैसे अभी बॉल जा रही थी इस तरफ, तो मेरे प्यारे बच्चों फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस तरफ। जब बॉल इधर आएगी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन हमेशा इस बॉल को, चाहे वो इधर आए चाहे उधर जाए, ये अपोज ही करता है। इसको बोलते हैं ग्राउंड फ्रिक्शन। अगर हम बात करें तो ये ग्राउंड फ्रिक्शन है या सरफेस फ्रिक्शन है, ग्राउंड फ्रिक्शन है। अभी इसका किताब में कोई ऐसा नाम नहीं है, मैं समझा रहा हूं। अब एक बात बताइए, सभी लोग बताइएगा। सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां तो चलाई होगी। अभी आप तो छोटे हो बच्चों, मैंने चलाई है। और जब बड़ी लड़कियां जब गाड़ी चलाती हैं, बाइक चलाती हैं या स्कूटी चलाती हैं, तो उनके बाल जो होते हैं वो किस डायरेक्शन में उड़ते हैं? मतलब अगर स्कूटी इस डायरेक्शन में जा रही है तो बेटा 100% श्योरिटी है कि उनके बाल इस डायरेक्शन में होंगे, भले ही हवा किधर भी चल रही हो। अब मान लीजिए कि स्कूटी पहले इधर जा रही थी, अब वो इधर आ रही है, तो उनके बाल किस डायरेक्शन में उड़ते हैं? इस डायरेक्शन में उड़ते हैं। यानी बालों का जो उड़ने का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है और आगे बढ़ने का इस साइड है। तो 100% कोई ऐसी चीज तो है जो क्या कर रही है? इस गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक रही है। अब आप बोलोगे सर फ्रिक्शन तो है, लेकिन वहां दूसरा फ्रिक्शन है। अब बताता हूं कौन सा फ्रिक्शन है। भाई बता रहा हूं, सुन लो, बिल्कुल कर रही बातें हैं। अब आप जब आगे बढ़ते हो तो आपको कोई रोकता है क्या? इधर से कोई आसपास तो है ही नहीं। कोई है क्या आसपास? वेरी गुड, कोई ने बोला विंड। बेटा इसी को बोलते हैं एयर।
और जब आप आगे बढ़ते हो तो एक फ्रिक्शन और काम करता है जिसका नाम है एयर फ्रिक्शन, और वो एयर फ्रिक्शन भी आपको आगे बढ़ने से रोकती है, बालों को आगे बढ़ने से रोकती है। बालों का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन टू द व्हीकल ये साबित करता है कि एयर जो है उस पूरे इंसान को गाड़ी के सहित रोकती है। ऐसे ही एक और फ्रिक्शन होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब आप सोचो कि आप यही चीज जब दौड़ रहे हो, गाड़ी चला रहे हो हवा में, तो आपको इतना फ्रिक्शन महसूस नहीं हो रहा था। अब आप यही दुड़की लगा रहे हो कहाँ? पानी के अंदर, तो पानी आपको ज़्यादा रोकता है, पानी भी आपको रोकता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फ्लूइड फ्रिक्शन। वाटर फ्रिक्शन मत बोलना, फ्लूइड फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ ऑयल भी हो सकता है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि फ्रिक्शन हमेशा कांटेक्ट में रहेगा और हमेशा अपोज करेगा। अब समझना, जैसे आपने देखा कि ये पानी है और यहाँ पर हम लोगों ने एक बोट बनाई और इस बोट के अंदर एक आदमी बैठा हुआ चप्पू चला रहा है। अब समझना, बिल्कुल कैरकारी बात है, और वो इधर आगे बढ़ रहा है, तो पानी इसको क्या करेगा? भाई तू इधर मत आगे बढ़, है ना, यही बोलेगा ना, इस डायरेक्शन में मना करेगा। लेकिन अगर हमारी बोट का शेप अगर ऐसा ना होकर ऐसा होता, मतलब ऐसा होता, तो क्या होता? तो हमें और फोर्स लगाना पड़ता आगे बढ़ने के लिए। और जैसे आप हवाई जहाज़ देखते होंगे, तो आप लोग हवाई जहाज़ देखते हैं तो वो भी कुछ इसी तरह के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं कोशिश करता हूँ अच्छा हवाई जहाज़ बनाने के लिए, हालांकि मैं पायलट नहीं था। अब ये तो कुछ भी मछली टाइप लग रही है, लेकिन ठीक है, हवाई जहाज़ समझ लो इसको, कॉकपिट है ना। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने हवाई जहाज बोल दिया, इसका मतलब आपको हवाई जहाज मानना पड़ेगा इसको। मेरे को एक बात बताओ, इस हवाई जहाज का मुंह चोंच जैसा है, अगर ये चोंच जैसा ना हो, अगर ये ऐसा हो तो क्या होगा? तो अब सुनो, एक नाइफ होती है, उस नाइफ का आगे वाला हिस्सा भी चोंच, नुकीला, शार्प होता, ब्लंट नहीं होता। अगर ब्लंट होता तो क्या होता? ब्लंट होता तो सर ज़्यादा फोर्स लगती किसी भी चीज़ के अंदर, मतलब मुझे मत मारो, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर, टमाटर के अंदर छेद करने में, फिर उसको काटने में टाइम लगता, फोर्स लगता। अब मेरी बात समझो, बहुत कर्री बात बताने वाला हूं। ऐसी बॉडी जो लायक ना हो वाटर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन या एयर फ्रिक्शन को काटने के लिए, सुनना अभी बिल्कुल आएगी पूरी बातें। ऐसी बॉडी जो फ्लूइड और एयर फ्रिक्शन को कम से कम रखे। जैसे अब सिंपल सी बात है, तुम समझना, तुम लोगों ने साइकिल चलाई होगी, साइकिल की चेन होती होगी, जब चेन बहुत टाइट चलने लगती है तो हम करते हैं उसकी ऑयलिंग से क्या होता है? फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? सिंपल सी बात है, आप यहाँ रोड पे चल रहे हो और वहाँ तेल पड़ा रहे तो आप गिरोगे कि नहीं गिरोगे? नहीं, चल ही नहीं पाओगे, एकदम फिसल जाओगे। फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन आपको ग्रिप देता है, होल्ड करके रखता है, रोकता है, आगे ना बढ़ो ना पीछे गिरो, सीधे खड़े रहो। यहीं अगर तेल होता और मैं ऐसे मूव करता तो धड़ाम से गिर जाता या आगे की तरफ गिर जाता। लेकिन अब एरोप्लेन को कम से कम फ्रिक्शन की आवश्यकता है मूव करने के लिए आगे की तरफ। बोट को भी कम से कम फ्रिक्शन की, देखना आप, आगे से ऐसे चोंच निकली रहती है बोट की भी, और इसकी भी आगे की तरफ ऐसे चोंच निकली रहती है। वो इसलिए निकली रहती है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये पानी का फ्रिक्शन और ये एयर फ्रिक्शन को कम से कम कर सकें। इस तरह की डिजाइन बनाई जाए, इसी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी या स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ व्हीकल्स, या इसी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड। एक उसेन बोल्ट का एक बहुत बड़ा आर्टिकल मैंने पढ़ा था, और ऐसा देखा मैंने उसमें
कि उसेन बोल्ट इतना फास्ट इसलिए है तो उसके पास मसल्स बहुत स्ट्रांग है, उसकी हाइट अच्छी है, उसका स्टार्ट अच्छा है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात भी बताई थी कि वो एयर फ्रिक्शन को कम से कम रजिस्ट कर, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट कर पाता है और वो आगे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ पाता है, क्योंकि उसकी बॉडी की बनावट कुछ इस तरह की है, स्ट्रीमलाइंड। अगर उसकी थोड़ा पतला भी है, दुबला भी है, लंबा भी है, अगर यही चीज़ मोटी होती तो हवा ज़्यादा रजिस्ट करती। तो ऐसा कुछ समझ में आया कि उसकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड है, और स्ट्रीमलाइंड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी एनर्जी कम से कम खपत हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। फ्रिक्शन हमारी ज़िंदगी में कभी तो दोस्त होता है और कभी दुश्मन होता है। कभी फ्रेंड एंड अ फॉय आपने पढ़ा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड अ फॉय, ऐसे ही फ्रिक्शन फ्रेंड। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ वेरी गुड। और एक चीज़ और बताता हूँ तुमको फ्रिक्शन की खूबसूरती, कि कभी तो हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो और कभी हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा कहाँ चाहते हैं वो समझेंगे, और एक चीज़ और समझेंगे कि फ्रिक्शन कम कहाँ हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने बता दिया कि यहाँ पर फ्रिक्शन को कम होना चाहिए ताकि हम आगे तो बढ़ सकते हैं, ईजिली हम मूव कर सकते हैं। इसलिए आप देखना स्पोर्ट्स कार थोड़ी नीची बनाई जाती है, थोड़ी ऐसी नीचे की तरफ लाइनिंग होती है उनकी। स्पोर्ट्स कार की लाइनिंग जो है ना वो कुछ इस तरह की होती है। तो आपको समझ में आएगा जब ये जाती है तो ये एयर यहाँ से आकर यहाँ निकल जाती है, ये एयर आती है यहाँ से यहाँ निकल जाती है। ये एयर इसको रोक नहीं पाती ज़्यादा, इसलिए आगे से कम की जाती है। अभी इसी आगे को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर एयर इसको ज़्यादा रेजिस्ट करेगी और गाड़ी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा बैलेंस गाड़ी का नहीं बचा है इन एयर। देखना आप जब ज़्यादा तेज मूव करते हो एक जगह से दूसरी जगह तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा शिविर करती है, क्योंकि फ्रिक्शन उतना ही तेज़ी से आपको रोकता है। बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? मैं तुमको एक चीज़ बताऊं, मैं तुमको बोला है मैं वो तक पढ़ा दूंगा जो तुम्हारी किताबों में नहीं है। थोड़ा सा सब्र लेंगे अपन, आज इंट्रोडक्शन पढ़ ले, फिर टाइप्स में भी पढ़ेंगे। अब क्या है कि फ्रिक्शन हमारा कभी कभी दोस्त है और कभी कभी दुश्मन है। अब आप समझेंगे मेरी बात को और बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी। जैसे आप देखोगे कि आपके जूतों के नीचे जो ग्रिप होती है, जिसमें स्पाइक्स बोलते हैं उसको हम, जैसे क्रिकेटर्स लोग कील लगवाते हैं उसमें, पहले उसको कील को हम स्पाइक्स बोलते हैं। तो वो जूतों की ग्रिप को ग्राउंड पे बरकरार रखने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रात में ओस गिरती है और डे नाइट मैचेस में क्या होता है हमें तकलीफ होती है और वो फिसल जाते हैं कभी कभी। एक सेकंड बेटा, अब सुनो कि वो जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम अच्छी ग्रिप लगा सकें और हम आसानी से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकें। अगर हमारी बॉडी कंट्रोल में नहीं हुई हमारे, सिंपल सी बात है, अपने फर्श पे तेल लगा के चलने की कोशिश करना, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, आपकी ग्रिप नहीं बनेगी, आपका फ्रिक्शन कम हो जाएगा ग्राउंड और पैर के बीच का, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं हड्डी टूटने के और हो सकता है सर फटने के। अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं बताता हूँ फ्रिक्शन ज़्यादा कहाँ होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब एक काम करते हैं, मैंने अभी ये बताया कि आप जब चल रहे हो और वहाँ तेल लगा दिया तो क्या होगा, आप आराम से चल पाओगे क्या? नहीं चल पाओगे। अब इसमें फ्रिक्शन कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए? टेक्निकली ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हम आसानी से चल पाएंगे। अगर कम हुआ तो क्या होगा, गिर जाओगे। सिंपल सी गाड़ी के टायर, जब गाड़ी के टायर चिकने हो जाते हैं, हम बोलते हैं ना गाड़ी के टायर घिस गए और चिकने हो गए, तो गाड़ी का टायर चेंज करवा लो, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, फिसलती है गाड़ी। वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए। अरे ज़्यादा चाहिए। तुम्हारी गाड़ी का टायर अगर चिकना हुआ तो तुम सीधी सीधी रोड पे भी फिसल सकते हो। गाड़ी का टायर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ग्रिप का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पकड़ के ही रख जाए, लेकिन हाँ ग्रिप स्ट्रांग होना चाहिए उसकी। जैसे जूते चल चल के घिस जाते हैं कि नहीं घिस जाते हैं, तो उन जूतों के लिए अच्छी ग्रिप वाले जूते लिए जाते हैं ताकि हम बहुत प्रॉपरली आगे की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना उतारो जल्दी फटाफट। ओके, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं हाँ बेटा बोलो।
फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब सुनो, सवाल पूछा गया है मेरे से कि सर अगर मुझे फ्रिक्शन को एक लाइन में एक्सप्लेन करना है या समझना है तो क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन इज अ फोर्स और इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अभी समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस जो मैं अभी आपको बता भी चुका था, रिकॉर्ड नहीं किया था तो मैं बताता हूँ। एक बहुत प्यारी सी टनल थी, उस टनल में मैं कुछ इस तरह का माहौल देख रहा था और इस टनल से मैं बाहर निकला। ये स्लाइड थी, ये स्लाइड, इस स्लाइड में मैं ऐसे चढ़ा, यहाँ पर लेटा। सामने वाले ने मुझे कहा कि अपने हाथों को ऐसे रख लेना, आपको घिसे और यहाँ से पानी, आप घिस जाओगे नहीं तो आपकी स्किन छिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। जब मैं यहाँ जा रहा था तब भी मुझ पे कोई फ्रिक्शन काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं लेटा हुआ था तो मैं अपने आप नहीं फिसल के गया। मुझे एक बंदे ने यहाँ से हल्का सा पुश किया, जैसे अपन इंक्लाइंड प्लेन पे जब फिसल पट्टी पे अपन फिसलने की कोशिश करते हैं तो एकदम से नहीं फिसलते, हम अपने आप को पुश करते फिर फिसलते चले जाते हैं। यहाँ पर एक फ्रिक्शन हमको रोकने की कोशिश करता है और तब तक रोकता रहता है, तब तक रोकता रहता है, तब तक रोकता रहता है। कब तक? जब तक रहेगी जिंदगी। अभी बताते हैं तुमको। इसने किया पुश यानी इसने लगाया फोर्स, इसने लगाया फोर्स यानी ये था एक्सटर्नल फोर्स, या हम इसको कहते हैं अप्लाइड फोर्स। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अप्लाइड फोर्स। क्या कहते हैं? अप्लाइड फोर्स। सुनते रहना, बात समझते रहना। जैसे ही फोर्स उसने लगाया एक्सटर्नल अप्लाइड, एक फ्रिक्शन और काम कर रहा था जब मैं रुका हुआ था और जब तक मुझे रोक के रखा था उसने, जब तक इसने मुझे धक्का नहीं मारा था। जैसे इसने मुझे धक्का मारा, उस फ्रिक्शन ने कहा बाबा तू तो तेज चल रहा है, मैं तेरे को अपोज करता हूं। सामने वाला रुका है, उसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, रोक के रखूंगा। तूने कहा नहीं मैं धक्का मारूंगा, इसको आगे बढ़ने दे। बोले नहीं मैं रोक के रखूंगा। उसने बोला नहीं मैं धक्का मारूंगा, तेरे को आगे बढ़ने दे। बोले नहीं मैं रोक के रखूंगा। तूने बोला नहीं मैं इसको आगे बढ़ा के ही रहूंगा। इसने और फोर्स लगाया। जब इसने इतना फोर्स लगाया कि फ्रिक्शन ने हार मान ली। फ्रिक्शन बोलता ठीक है बाबा तू जीता मैं हारा, जान दे, मरने दे इसको। जैसे ही ऐसा हुआ, बस जैसे ही मैं मूव करने वाला था, बस वही, जब तक मैं रुका हुआ था तो वहां पर एक फ्रिक्शन काम कर रहा था जिसका नाम था स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। मान लो मैं यहां आ गया, अब फ्रिक्शन फोर्स जो काम कर रहा है यहां पर, जब मैं मूव कर रहा हूं, जब मैं रुका हुआ हूं तो स्टैटिक, और जब मैं मूव कर रहा हूं तो वहां फ्रिक्शन जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जब मैं रुका हुआ हूं तो स्टैटिक, जब मैं मूव कर रहा हूं तो काइनेटिक। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम एक बेहतरीन एक्टिविटी करने वाले हैं यहां। पहले इतना नोट डाउन कर लो जल्दी फटाफट। तो आपके सामने एक एग्जांपल लेके आ गया हूं मैं, जिसमें आपके पास एक किताब है और किताब और एक गमला है, जो दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन लगेगा। अब ये ग्राउंड के लेवल पे है। जैसे मैं इसको इंक्लाइन करता हूं, हल्का सा एंगल बढ़ाता हूं, अभी मूव नहीं कर रहा है, अब धीरे से मूव करने वाला, देखो ये मूव करने लगा। और ये जैसे ही मूव करने लगा बच्चों, तो इसने एक फ्रिक्शनल फोर्स महसूस किया। देखो सबसे पहले फिर से देखो, जैसे ये है, ये सीधा है, अब मैंने इसको धीरे से इंक्लाइन किया। अब मैं फिसलूंगा ना अपने आप, अभी नहीं फिसल रहा था, तो जैसे ही मैंने देखो अभी नहीं फिसल रहा था, तो सामने वाले ने कहा धक्का दिया और वो मूव करने लगा और वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब वो अपने आप मूव भी कर सकता था जब ये एंगल थोड़ा बड़ा होता। देखिए अपने आप मूव करने लगा।
इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सरफेस और ये वाला जो सरफेस है, बुक का सरफेस और इसका सरफेस, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगा रहे थे? फ्रिक्शनल फोर्स। देखो देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से ध्यान से देखो। सब लोग म्यूट करो अपने आप को, सब लोग म्यूट करो। ये देखो, ये और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ओ मूव करने लग गया। हो बहुत शानदार, मजा आ गया। अब सुनो, अब सुनो, यही चीज होती है, ध्यान से देखना, यही चीज समझनी है आपको। इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शनल फोर्स, ये डब्बा रखा हुआ है। अब जैसे ये डब्बा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो 100% यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा, मैं उसको बोल देता हूं एक्सटर्नल। क्या बोल देता हूं मैं? एक्सटर्नल। लेकिन इसको रोकने वाला जो फोर्स है, इसको मैं बोल दूंगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्या ये बॉक्स मूव कर रहा है अभी? नहीं। जब मूव नहीं कर रहा है तो हम बोलते हैं स्टैटिक। अभी हम जब ये मूव नहीं कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं स्टैटिक। देखो ध्यान से देखना है ना, फिर से देखना, फिर से देखना। क्या अभी मूव कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या मूव कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टार्ट मूविंग। अभी रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। फिर से देखो, फिर से बिल्कुल ध्यान से देखना, फिर से ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी नहीं चल रहा है, चल नहीं 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 रहा है। चलना स्टार्ट करता है। जैसे ही चलना स्टार्ट करता है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की हिम्मत के बाहर पहुंच गया है एक्सटर्नल फोर्स, और ये अब इसको रोक नहीं सकता। यहां पर इसने अपने लेवल पर 100% फोर्स लगा दिया है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि इसकी जो मैक्सिमम फोर्स थी वो जस्ट मूव करने से पहले लग गई। किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन ने लगा दी कि भाई इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है, इससे ज्यादा मैं नहीं लगा सकता इसको रोकने का। इसके बाद फिर वो काइनेटिक खेल लेगा। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी कुछ मैक्सिमम भी होती है और कुछ मिनिमम भी होती है। इसीलिए मैक्सिमम, रुक जाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एक नाम से और जानने लगे, जिसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिख लेना, बहुत दिमाग वाली बात है। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? अभी समझो, स्लाइडिंग व्लाइडिंग छोड़ दो, रोलिंग भी होता है। एक रोलिंग होता है, एक स्लाइडिंग होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, स्लाइडिंग अलग चलता है, रोलिंग अलग चलता है। बस तुम ये समझो कि यहां पर अभी फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? 0, क्योंकि ये ना आगे इधर लग रहा है ना इधर, क्योंकि प्लेन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा और 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 बढ़ा, मैक्सिमम। स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो रहा था, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एंड इट इज वेरिएबल इन नेचर। ये कोई नहीं बताएगा तुमको, सुन लो, अभी नहीं बताएगा, इस क्लास में नहीं बताएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो कि वेरिएबल होता है। और वेरिएबल कहां से कहां तक होता है? सर 0 से लेकर F स्टैटिक मैक्सिमम, और उसी F स्टैटिक मैक्सिमम को बोलते हैं F लिमिटिंग। ये लिमिटिंग तक जाता है, उसके बाद लगता है काइनेटिक, उसके बाद लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इतना उतार लो जल्दी फटाफट।